नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान सरकार के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने को नामित किए जाने पर धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चले कि संतों का कहना है कि एक आतंकवाद समर्थक देश के द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार की वकालत करना सरासर गलत है। संतों का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए तो वे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया और केवल धमकी देकर बख्श दिया। संतों का यह भी कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा था और अब ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस अमेरिका को दिया हुआ है, तो ऐसे में पाकिस्तान तो अपने आका डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसी मांग करेगा ही। ट्रंप आतंकवादियों के पनाहगार हैं। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश का संरक्षण कर रहे हैं। हाँ, जो हाजी मुनीर है, जो उनका आतंकवादियों का पनाहगार है, जो मसूद अजहर का संरक्षक है, ऐसे व्यक्ति को, अपने टेबल पर डिनर कराने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए प्रेषित करना, यह तो पाकिस्तान का असली चेहरा है। और अभी तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है उनसे कि भारत से बचा लिया ट्रंप ने। अभी उसी के बदले वो एरोस्पेस ईरान के खिलाफ अमेरिका को दिया हुआ है। पूरी जहाजें आज पाकिस्तान के एरोस्पेस के ऊपर है। तो पहले देर कर दिए, पहले इनको ओसामा बिन लादेन के लिए नोबेल पुरस्कार मांगना चाहिए, अब वो ट्रंप के लिए मांग रहे हैं। तो क्या भारत से बचाया इसीलिए मांग रहे हैं? नहीं, हमको तो यही लग रहा है। अगर शांति का पुरस्कार देना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, जिन्होंने उस दौर में जब ये युद्ध बहुत बड़ा हो सकता था और पाकिस्तान को माफ करने का काम किया, उसको क्षमा करने का काम किया, चेतावनी देने का काम किया कि यदि आपने कोई हमला अब आतंकवादी किया तो उसको युद्ध माना जाएगा और हम उस तरह से ट्रीट करेंगे। तो नोबेल शांति पुरस्कार अगर देना ही है तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके लिए किया है, कहीं ना कहीं जो मुनीर के जो बैठ करके लंच किया गया, डिनर किया गया, कहीं ना कहीं उसी नमक का प्रभाव है। कहीं ना कहीं इसके आड़ में जो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए पैरवी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवाद को संरक्षण करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी आतंकवाद समाप्त हुआ नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की चूंकि पूरे विश्व के आतंकियों का जड़ है और वो समाप्त हुआ नहीं और ट्रंप के लिए पैरवी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आतंकवाद के संरक्षण, अपने आतंकवाद को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक आतंकी सोच के व्यक्ति के पैरवी से अगर किसी को शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिलता है तो इससे बड़ा अपमानजनक चीज कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा तो मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ देश की हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमें लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलना चाहिए, अगर जो मिलना ही है तो नोबेल पुरस्कार। और जो है, और युद्ध रोक के भी जिस प्रकार से रुकवाने का काम किया है ट्रंप ने, जैसा उन्होंने खुद ही कई बार कह चुके हैं, तो यह तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को संरक्षण किया है। क्योंकि वह सब जानता है कि ओसामा बिन लादेन भी तो वहीं छुपे थे ना। तो इसलिए ओसामा बिन लादेन जहाँ छुपा हो और वो इतना दुर्दांत तो वो तो आतंकियों का पनाहगार है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यह बेढंगा तरीका है और ये मैं इसका समर्थन तो नहीं कर सकता कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनावों को लेकर कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि राज्य भर में पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे और जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर इस बार 74,499 ग्राम प्रधान, 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा
त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण और आवंटन की कार्रवाई 19 जून को पूर्ण कर ली गई थी और 19 जून को ही आयोग को सायंकाल आरक्षण की स्थिति से अवगत करा दिया था। राज्य सरकार ने आयोग से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 संपन्न करने हेतु विचार विमर्श किया और उसके बाद आज सचिव पंचायती राज द्वारा सरकार की ओर से, उत्तराखंड शासन की ओर से त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 जनपद हरिद्वार को छोड़कर के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये जो पंचायत निर्वाचन होने हैं इसका कार्यक्रम मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना के अनुसार जो कार्यक्रम है उसमें जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिले में 23 जून को सोमवार को विस्तृत विवरण देते हुए पदों का अपनी अधिसूचना जारी करेंगे और उसके बाद नामांकन की कार्यवाही 25/6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। प्रदेश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के बाकी 12 जनपदों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संबंधित जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अधिसूचना को जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी, तो वहीं जो हर दिन सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक होगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 जुलाई निर्धारित की गई है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में उम्मीदवारों को 3 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और जबकि मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक संपन्न होगा। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण में चुनाव चिन्ह 8 जुलाई को वितरित किए जाएंगे और जो कि 15 जुलाई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना को जारी कर दिया है और जिसमें चुनावी कार्यक्रम को घोषित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना को जारी होते ही कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने इस चुनाव में शुरू से लेकर अब तक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम किया है और जिससे आरक्षण का चक्र तोड़ा गया है। आरक्षण अपने मुताबिक रखने का काम किया गया, लेकिन राज्य की जनता समझदार है और चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। तो यह सभी बातें कांग्रेस की ओर से कही गई। सर से बेईमानी से शुरू करा, मतलब आपने शुभारंभ चुनाव बेईमानी से कर रहे हो। आप पहले आप चुनाव करवाना नहीं चाह रहे थे, हाई कोर्ट ने लताड़ा फटकारा, कान ऐठे, तब आप चुनाव करवा रहे हो। चुनाव करवाने के लिए प्रक्रिया जो आपने अपनाई उसमें आपने आरक्षण में बेईमानी शुरू कर दी। मतलब आपने 2011 की जनगणना से आप चुनाव करवा रहे हो, तो रोस्टर आपने 0 कैसे कर दिया? आपने अनुसूचित जनजाति का नाम ही गायब कर दिया जिला पंचायत के अध्यक्ष से। पिछली बार क्यों था? अगर इस बार कोई अधिनियम आड़े आ रहा था, पिछली बार कैसे था? फिर जिलों में जो आपने जिला पंचायतों में आरक्षण किया, क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण किया, सदस्यों में, उसमें बेईमानी की हुई आपने। आप जिला पंचायत का अध्यक्ष तो बनाएंगे आबादी अनुपात में और सदस्य बनाएंगे जनसंख्या में, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख बनाएंगे आप परसेंटेज में,
और आप क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनाएंगे जनसंख्या पे, ग्राम प्रधान आप बनाएंगे अनुपात पे, और ग्राम पंचायत का सदस्य बनाएंगे जनसंख्या पे। ये क्या बेईमानी भी है? ऐसे कैसे हो सकता है? दोहरे मापदंड कैसे होंगे भाई? जिला पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का सदस्य, जिला क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और क्षेत्र पंचायत का सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत का सदस्य, सारे एक ही क्राइटेरिया से आरक्षण होना चाहिए। आपने अलग अलग आरक्षण कैसे कर दिया? पूरे राज्य में जिस प्रकार से बेईमानी की गई है जनपद वार आरक्षण में, पहले ही हार मान चुकी है बीजेपी, और अब 2 चरणों में करके तो इन्होंने पूरा बता दिया कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम बेईमानी के बिना जीत ही नहीं सकते कोई भी चुनाव। कहीं ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे, कहीं आरक्षण गड़बड़ करेंगे, कहीं 2 चरणों में चुनाव करवाएंगे। सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का बुनियाद भी बेईमानी पर और उसकी इमारत भी बेईमानी। क्योंकि देखिए चुनाव काफ़ी बड़ा है और हमारे अलग अलग स्तर के चुनाव होने हैं, उसमें चाहे जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, बीडीसी हो, प्रधान हो, ग्राम सभा, तमाम इन सारे चुनाव को देखते हुए 2 चरणों में चुनाव करने का जो निर्णय लिया है चुनाव आयोग ने, मुझे लगता है कि तमाम सभी को, क्योंकि हमारी मशीनरी, हमारे लोग, हमारे कर्मचारी, व्यवस्था, संस्था, जितने भी उसमें संसाधन लगेंगे, उन सबको देखते हुए 2 चरणों में ये चुनाव करने का निर्णय लिया है। और ये बहुत बेहतर और बहुत ही संपूर्ण और शांतिप्रिय तरीके से ये चुनाव होगा। और जिला पंचायत के चुनाव में जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, उनको मेरी सबको शुभकामनाएं। योग नगरी ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में गंगा घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगभग 25 से 26 देशों के विदेशियों और संतों ने किया। आपको बताते चले कि यहाँ पर योग आसन जो है वो इसकी सुंदर तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में योग साधक ऋषिकेश पहुंचे। देश ही नहीं बल्कि विदेशी साधकों ने भी बड़ी संख्या में योग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। योग कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई और करीब 2 घंटे तक योग साधना का लाभ साधकों के द्वारा उठाया गया। बताते चले कि योग नगरी ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश और संतों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। और विश्राम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम को आज साकार करते हुए आज चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के प्रमुख धार्मिक स्थलों श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम और श्री नरसिंह मंदिर ज्योतिषमठ में भी भव्य योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और जहां आपको बताते चले कि आयुष विभाग, आयुष शिक्षा निदेशालय एवं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आयुष चिकित्सकों, बीकेटीसी अधिकारियों, नागरिक पंचायत प्रतिनिधियों, सेना, पुलिस, तीर्थ पुरोहितों, स्कूली बच्चे और अध्यापकों के साथ साथ देश विदेश से आए तीर्थयात्रियों ने भी सहभागिता की। अब खबर गैरसैंण से है, जहां पर योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कई देशों के राजदूतों समेत अन्य गणमान्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग नीति का शुभारंभ किया। इसके साथ ही बड़ी घोषणाएं भी की गई। मुख्यमंत्री का कहना है कि आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आध्यात्मिक पर्यटन और बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। अब श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे इस अवसर पर मैं गैरसैंण की पुण्य भूमि से ये घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। एक प्रकार से कहें तो हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं, जो योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के केंद्र बनकर वैश्विक मानचित्र पर राज्य की विशेष पहचान को स्थापित करेंगे, जिसमें संपूर्ण विश्व से वेलनेस के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ग्रुप्स, आध्यात्मिक गुरुओं, संस्थानों को यहां आमंत्रित किया जाएगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये कदम राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सपनों के उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम सिद्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने योगाभ्यास किया। वहीं अलग अलग स्थानों पर योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग की जननी भारत ने इसे विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाई है। आज विश्व के 175 देशों में एक साथ योग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ योग का अर्थ आज सभी को जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत न केवल योग गुरु के रूप में बल्कि वर्ष 2047 तक विश्व गुरु के रूप में भी सबके सामने होगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज योग की जननी जो भारत है उस योग को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज के दिन 175 देश इसी समय पर योग कर रहे थे। योग का मतलब जैसा मोदी जी के उद्बोधन में आपने सुना, जोड़ना है। आज योग के माध्यम से विश्व को एकजुट करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और योग आदमी के लिए आज की इस भौतिक युग में स्वास्थ्य के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। यहाँ योग से आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है और मैंने देखा है कि ऐसे असाध्य रोग जिनका इलाज एलोपैथिक में नहीं था, ऐसे लोग इस योग के माध्यम से स्वस्थ हुए हैं। इस अवसर पर मैं इस आयोजन के लिए यहाँ के कुलपति मनमोहन सिंह चौहान जी का, माननीय विधायक जी का, यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं, विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और मुझे भी इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जीआरपी और एटीएस जवानों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान पुलिस लाइन परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम का संचालन सीओ के द्वारा किया गया है, तो वहीं उन्होंने व्रजासन, उष्ट्रासन और ताड़ासन के साथ साथ तमाम योगाभ्यास के बारे में बताया। साथ ही उनके लाभों की भी जानकारी दी गई। वहीं आपको बताते चले कि ठंडी हवा और शांत वातावरण के बीच हुए इस योग कार्यक्रम के और भी शोभा को बढ़ा दिया। तो वहीं योगाचार्य दुशांत आर्या ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति और आत्म संयम भी देता है। तो वहीं सीओ ने जवानों को नियमित योग को जीवन शैली में शामिल करने के लिए भी प्रेरित किया। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने आचार्य तुषांत जी को बुलाया था और जीआरपी लाइन में हमने योग का पूरा कार्यक्रम रखा। इससे आज हमारे सारे ही स्टाफ मेंबर्स को बहुत फायदा हुआ। कई स्टाफ मेंबर्स हमने आके मुझे पर्सनली आके भी बोला कि सर योग से हमें बहुत ही शांति मिली, अच्छा महसूस हो रहा है, रिलैक्स महसूस हो रहा है। और आचार्य जी के माध्यम से ये मैसेज गया है कि योग को हम लोग अगर अपने दैनिक दिनचर्या में लगातार इसे अपनाएं तो हमारा स्वास्थ्य पे जरूर बेहतर असर पड़ेगा। हम लोग हेल्दी रहेंगे और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। उत्तराखंड में मानसून के बाद अब बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के कारण सड़कें पूरे तरीके से बंद हो रही हैं, तो वहीं नदी नाले उफान पर हैं। आपको बताते चले कि लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार बढ़ गई हैं। चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि बद्रीनाथ धाम तक बारिश जो है वो काफी भारी आंकी जा रही है। तो यहाँ अलकनंदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी अब बरहा
तक्षशिला तक पहुंच चुका है। आपको बताते चले कि हालांकि अभी तक बद्रीनाथ में बारिश थमी हुई है, लेकिन ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के कारण नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि बद्रीनाथ में चल रहे रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य भी इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। राहत की बात यह है कि अचानक बढ़े जल स्तर से अभी तक किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोग सतर्क रहे। मानसून से पहले बारिश का कहर जो है वो लगातार देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह का पहला 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार के कबीर आश्रम परिसर में संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि शिविर में आए किसानों ने किसान आयोग बनाने की मांग पर जोर दिया और जोरदार ढंग से इस मांग को उठाया गया। वहीं आपको बताते चले कि सरकार को इस मांग समेत किसानों की सभी 11 मांगों को भी जन्माष्टमी तक पूरा करने की मांग करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि अगर उनकी मांग जन्माष्टमी तक पूरी नहीं होती तो 23 दिसंबर को मथुरा और वृंदावन के बीच में महापंचायत करके सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि चिंतन शिविर में घोषणा की गई है कि वह सरकार के विकास के एजेंडे के साथ ही है, मगर किसानों की मांग एमएसपी कानून को गारंटी कानून बनाने समेत अन्य सभी 11 मांगे पूरी की जाए। क्या सरकार को आंदोलन की कोई चेतावनी दे रहे हैं? चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा गंगा आरती की जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।